मुझे ऐसे लग रहा था जैसे थोड़ी देर और मैं इस घुटन ज़दा कमरे में रुकी तो मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। तभी मैं ऊपर छत पर चली आई। ऊपर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जबकि मेरा दिमाग बहुत बोझल हो रहा था। अभी चंद लम्हे ही हुए थे कि अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे सामने वाली छत पर खड़ा कोई मुझे देख रहा हो। किसी का लंबा चौड़ा वजूद मुझे दूर से ही दिखाई दिया तो मैं डर गई। अपने शक्की मिजाज शौहर के गुस्से का अच्छी तरह से अंदाजा था, इसीलिए तेजी से नीचे चली आई। लेकिन सामने ही दरवाजे से दिलावर अंदर आ रहा था। उसने मुझे छत से आते हुए देखा तो गुस्से में बाजू खींचते हुए कमरे में ले गया। फिर बाल पकड़कर कहने लगा कि किसकी इजाज़त के साथ तुम छत पर गई थी, आवारा औरत, इसीलिए मैं तुझे इस घर में लेकर आया हूँ। वो बुरे तरीके से मुझे मारने लगा। मैं हैरान थी कि आखिर मैंने ऐसी क्या खता की है। तभी खौफ से कांपते मैं उससे कहने लगी। मेरा दम घुट रहा था कमरे में, इसीलिए मैं थोड़ी देर हवा में चली गई थी। अच्छा, दम घुट रहा था? क्यों? क्या मौत पड़ रही थी तुझे? खबरदार जो आइंदा छत पर कदम भी रखा तो। मुझे उसके गुस्से का अंदाज़ा था। मार खाने के बाद अब मैं सहमी हुई ज़मीन पर पड़ी थी। तभी वो पाँव से ठोकर मारते हुए कहने लगा, चल मेरे लिए खाना लेकर आ। इतना भी होश नहीं कि शौहर काम कैसे आता है तो उससे चाय पानी का पूछते हैं। मैं जख्मी वजूद के साथ उठी और किचन में चली आई। मेरी सिसकियां उरूज पर थीं, लेकिन रोते हुए भी डर लग रहा था कि कहीं वो जालिम इंसान फिर से मुझे न मारने लग जाए। उसे खाना देकर मैं वापस सहन में आकर बैठ गई। तभी सामने लगे आईने में मेरी नज़र पड़ी तो अपने आप को देखकर मैं हैरान रह गई। बिखरे बाल, जख्मी होंठ, मैं कहीं से भी मैं नहीं लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई उजड़ी औरत इस घर में आकर बैठ गई है। मुझसे अपनी ही शक्ल पहचानी नहीं जा रही थी। रात को मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं दर्द से कर्रा रही थी, लेकिन मेरा शौहर बेखबर बनकर सो रहा था। मैंने भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही बड़ा अजीब सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरे बालों में हाथ फेरा हो। मैं समझी शायद मेरा शौहर है, जिसे ये एहसास हो गया है कि मैं तकलीफ में हूँ। जैसे ही पलट कर देखा तो होश उड़ गए। मेरा शौहर तो बेखबर सो रहा था। फिर मैं इस बात को नज़रअंदाज करके दोबारा सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक बार फिर से किसी ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा। अब मैं घबरा कर उठ बैठी। किसी की तेज तेज सांसें मुझे अपने चेहरे के पास महसूस होने लगी। मेरे बिल्कुल पीछे कोई भी मौजूद नहीं था, जिसे मैं पलटकर देखना भी नहीं चाहती थी। मेरा नाम मलीहा है। मेरी अभी अभी शादी हुई है। मेरा ताल्लुक एक मुतवसत तबके के घराने से था। मेरे अब्बू की छोटी सी दुकान थी। हम 5 बहन भाई थे, जिसमें मेरा नंबर तीसरा था। अब मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी, इसीलिए अब्बू चाहते थे कि मेरी शादी रिश्तेदारों में हो जाए। लेकिन अम्मी की यह ख्वाहिश थी कि अब हमें किसी गैर ख़ानदान में रिश्ता करना चाहिए, क्योंकि मेरी बड़ी बहन की शादी मामू के घर हुई थी, जो बहुत ही तकलीफ़ में रह रही थी। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। शादी के बाद उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मामू मामी ने उसकी ज़िंदगी उस पर तंग कर दी थी। यही वजह थी कि अब्बू अम्मी ने बिल्कुल गैर ख़ानदान में रिश्ता तलाश करना शुरू किया। फिर मेरे लिए दिलावर का रिश्ता आया, जो अम्मी की सहेली का कोई रिश्तेदार था। मैं तो दिलावर की तस्वीर भी नहीं देख सकी थी, लेकिन सब कह रहे थे कि लड़का बहुत अच्छा है, अपने ख़ानदान से दूर हो किसी शहर में नौकरी करता है, लड़की को भी अपने साथ ही ले जाएगा, बहुत पढ़ा लिखा इंसान है। यही सोचकर अम्मी अब्बू ने मेरा रिश्ता उसके साथ तय कर दिया और फिर 3 महीने के बाद ही मेरी शादी हो गई। लेकिन शादी की रात ही मुझे पता चला कि वो एक तंग ज़हन इंसान है, अजीब नफ्सियाती इंसान था। शादी की रात ही वो मुझसे कहने लगा कि तुम्हारे तो इतने ढेर सारे कज़न्स हैं, फिर उन्होंने तुमसे रिश्ता क्यों नहीं किया? अब मैं भला उसे इस बात का क्या जवाब देती? लेकिन आइंदा भी वो मुझ पर शक करने लगा। जब भी मैं अम्मी से मिलने जाती, वो मेरे पास ही बैठा रहता और मुझे रात रुकने की इजाज़त भी नहीं देता। फिर शादी के 1 महीने के बाद ही वो मुझे लेकर शहर आ गया, जहाँ पर ये घुटन ज़दा मकान मेरी किस्मत में आया था। एक कमरे का छोटा सा मकान था, जिसकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची थी। हाँ, खुली छत थी, लेकिन छत पर जाने की इजाज़त मुझे नहीं थी। लेकिन मेरा इस घर में दम घुटता था। आसपास कोई भी जानने वाला नहीं था। फिर उस दिन भी मुझसे गलती हुई जब मैं छत पर चली गई।
लेकिन दिलावर ने मुझ पर हाथ उठाया और मुझ पर शक का इजहार करते हुए कहने लगा कि किससे आंख मटक्का करने छत पर गई थी। खबरदार जो आइंदा कभी छत पर गई तो खबरदार जो आइंदा छत पर गई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। उसने मुझे इतना मारा कि मैं पूरी रात दर्द से तड़पती रही। लेकिन उस रात मुझे बड़ा अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे पास बैठा है। इसी खौफ से सुबह मेरी देर से आंख खुली तो फिर से वो चिल्लाने लगा कि मुझे फैक्ट्री जाने में देर हो रही है, जल्दी करो। वो किसी फैक्ट्री में इंचार्ज की नौकरी करता था। अजीब सा शक्की मिजाज इंसान था जिसने मेरी जिंदगी शादी के 3 महीने बाद ही हराम कर दी। लेकिन उस दिन शाम के 7 बजे मैं नहा रही थी। दिलावर के आने का वक्त होने वाला था। वो 7 बजे ही आ जाता था। मैं चाहती थी कि उसके आने से पहले ही तैयार हो जाऊं। मैं उसे किसी तरह खुश रखना चाहती थी। नहीं चाहती थी कि अम्मी अब्बू जो पहले ही बाजी की वजह से परेशान रहते हैं, उन्हें मेरी तरफ से भी परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए मैं अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार बनाना चाहती थी। फिर जैसे ही अपने लंबे लंबे बाल खोले, मैं नहा कर निकली तो सामने ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए 2 गुलाब के फूलों के गजरे देखकर मैं बेतहाशा खुश हो गई। दिल ही दिल में सोचने लगी कि शायद ये दिलावर लेकर आया है। उस दिन जो उसने मेरे साथ सलूक किया था, ये उसी सलूक का मदावा है। शायद वो मुझे मनाने की कोशिश कर रहा है। फिर मैं जल्दी से तैयार हुई, बालों में कंघा किया और गजरे पहनकर बाहर आ गई। सामने ही कुर्सी पर दिलावर बैठा था। उसने मुझे सर से पांव तक घूरा, लेकिन जैसे ही मेरे हाथों में गजरे देखे तो गुस्से से आग बबूला होकर चीखने लगा और कहने लगा, ये गजरे कहाँ से आए हैं? ये सुनकर मैं बुरी तरह बौखला गई और कहने लगी, आप ही तो लेकर आए हैं। नजरें तभी तो मैंने पहने हैं। तभी उसने दोनों गजरे मेरे हाथों से नोच कर नीचे जमीन पर फेंक दिया और कहने लगा, अच्छा अब यहाँ पर दोस्तियां करनी भी शुरू कर दी हैं। तभी उसने मेरे बालों को पकड़ा और जोर से खींचते हुए कहने लगा, सच सच बताओ किस यार ने तुम्हें ये गजरे दिए हैं? देखो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। मुझे ऐसी लड़कियों से सख्त नफरत है। मैं उस जालिम इंसान से अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। सारे गुलाब के फूल नीचे जमीन पर बिखरे हुए थे, जबकि मैं सिसक सिसक कर रो रही थी। पल भर में सारे ख्वाब बिखर कर राख हो गए थे। मैं नहीं चाहती थी कि ये गजरे कहाँ से आए हैं। फिर मैं ऐसी ही हालत में उसके लिए खाना बनाने लगी। मैं जो नहाकर तैयार हुई थी, एक बार फिर से उजड़कर बाहर चारपाई पर बैठी अपनी किस्मत को रो रही थी। वो दिन भर का थका हारा आता, खाना खाते ही बेखबर होकर सो जाता, जबकि मैं बेचैनी से करवटें बदल रही थी। मेरा जोड़ जोड़ दुख रहा था। मैं अपनी तकलीफ किसे बताती? लेकिन अचानक ही बाहर से किसी के कदमों के चलने की आवाज़ आई तो मैं चौंक गई। खौफजदा होकर सोचने लगी कि शायद कोई चोर डाकू है। मैं उसे उठाना चाहती थी, लेकिन डर भी लग रहा था कि कहीं ये मुझे ही उठकर मारना शुरू न कर दे, क्योंकि उसे मारने की आदत थी बहुत बुरी, और मेरा कमज़ोर जिस्म अब इस जालिम का और मार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तभी मैं दबे पांव बेड से नीचे उतरी और बाहर सहन में जाकर देखने लगी कि आखिर ये कैसी आवाज़। जैसे ही कदम रखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने अभी एक लंबे चौड़े काले से साए को ऊपर छत की तरफ जाते देखा था, जैसे कोई मुझे देखकर वहां से गायब होना चाहता हो। मैं हैरान थी कि ये कौन है। जल्दी से कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मैं किसी भी आवाज़ पर ध्यान देना नहीं चाहती थी, इसीलिए आंखों पर बाजू रखे सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन अचानक से फिर से किसी ने मेरे बालों में हाथ फेरा तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ। ये लम्स मुझे सुकून दे रहा था। दिल चाह रहा था कि वो बालों में हाथ फेरता रहे और मैं ऐसे ही सुकून से सोचती रहूं। शायद ये दिलावर ही था जो मुझे बनाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो दूसरी तरफ करवट लिए दिलावर तो गहरी नींद सो रहा था। मैं घबरा कर उठ खड़ी हुई। मैं जो चुटिया बांध कर सोई थी, मेरे सारे बाल खुले हुए थे, जैसे किसी ने मेरी चुटिया खोल दी हो। अब तो मेरे दिल में खौफ पैदा हो गया। ये ना हो कि इस घर में ज़रूर कुछ ऐसा वैसा है जो सिर्फ मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहता है। वही मेरे साथ ये सब कर रहा है। अभी मैं इस खौफनाक एहसास से छुटकारा भी हासिल न कर पाई थी कि अचानक ही सामने लगे आईने में मौजूद पर्दे के पीछे कोई खड़ा हुआ नजर आया। कांपते वजूद के साथ जैसे ही पलटकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहां पर्दे के पीछे किसी का साया नजर आ रहा था, जैसे कोई चुपकर खड़ा हो। कौन है? कौन है यहाँ? मैं कहती हूँ सामने आओ। मुझे न जाने क्या हुआ कि मैं ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। दिलावर की भी आंख खुल गई थी। वो गुस्से से मुझे घूरते हुए कहने लगा,
अपने किस यार को बुला रही हो? आराम से सो जाओ। देखना मैं तुम्हारा सुबह क्या हाल करता हूँ। तुम्हारे माँ बाप को फ़ोन करता हूँ कि इस बदकार बेटी को ले जाएं। वो आधी रात को मुझे जलील कर रहा था, जबकि मैं उसे सच्चाई बताना चाहती थी कि जो बात वो समझ रहा है वो हरगिज़ नहीं है, बल्कि हकीकत कुछ और है। मैं पूरी रात खौफजदा सी लेटी रही। आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। शायद रात वाली बात दिलावर से भूल गया था, इसीलिए चुपचाप काम पर चला गया। मैं भी खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि रात वाली बात का जिक्र उसने नहीं किया, वरना फिर से मारने पीटने लग जाता। आज फिर से हब्स और घुटन से मेरा दम निकला जा रहा था। दिल में ख्याल आया कि अभी तो दिलावर के आने में बहुत वक्त है, कि उन्हें मैं थोड़ी देर छत पर ही चली जाऊं। ऐसे लग रहा था जैसे मैं शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गई हूँ। इसीलिए मैं थोड़ी हवा लेने के लिए ऊपर छत पर चली आई। अभी असर का वक्त होने वाला था जब मैंने सामने एक नौजवान को खड़े हुए देखा। वो मुझे घूरे जा रहा था। मुझे उसे देखकर गुस्सा आया, इसीलिए मैं नीचे छत पर बैठ गई। जैसे ही दोबारा उठकर खड़ी हुई तो वो सामने ही खड़ा था। कैसा ढीठ इंसान है। मैं गुस्से में उसे दिल ही दिल में गालियां देते नीचे आ गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं चौंक सी गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बच्चा था जिसके हाथ में मिठाई थी। उसने मिठाई मेरे हाथ में रखी और ये कहकर भाग गया कि ये आपके लिए भिजवाई गई है। किसने दी थी, कहाँ से आई थी, कुछ भी नहीं बताया। फिर मैं मिठाई लेकर अंदर आ गई। बहुत दिनों से कुछ अच्छी चीज़ नहीं खाई थी, इसीलिए मैंने दिलावर के आने से पहले ये मिठाई खा ली। अगर वो देख लेता तो फिर से शक का इजहार करता। मिठाई खाकर तो जैसे मैं अपने अंदर अजीब सी तवानाई महसूस कर रही थी। मुझे न जाने क्या हुआ, दिल में ख्याल आया कि तैयार हो जाती हूँ। यही सोचकर मैंने अलमारी से अपने लाल रंग का जोड़ा निकाला और से पहनकर तैयार हो गई। खूब गहरा मेकअप किया और लंबे लंबे बाल भी खोल लिए। ये भी न सोचा कि दिलावर, जो पहले ही शक्की मिजाज इंसान है, वो मुझे ऐसी हालत में देखेगा तो न जाने क्या सोचेगा। फिर वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने मुझे सर से पांव तक देखा और फिर गुस्से से कहने लगा, ये दुल्हन बनकर क्यों खड़ी हो? लग रहा है किसी और का इंतजार कर रही हो। मैं लापरवाही से कहने लगी, मेरा दिल चाह रहा था इसीलिए तैयार हो गई। उसे मेरे लहजे में जिद्दीपन नजर आया तो अचानक से मेरा बाजू पकड़ लिया। सच सच बताओ, किसके लिए तैयार हुई हो? मैंने एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया और गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, मैं अपने लिए तैयार हुई हूँ, क्योंकि मुझे अपना आप अच्छा लगता है। मैंने इस कदर तेज लहजे में कहा कि वो मेरी लाल आंखों से डर गया। मैंने देखा कि वो मेरी पुश्त को घूरे जा रहा था। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि मैंने उसे क्या कहा। मैं चुपचाप किचन में आई और उसके आगे खाना रख दिया। वो चुपचाप खाना खाता रहा, लेकिन बार बार मुझे देख रहा था, जैसे उसे मुझसे इस रवैये की तवक्को ना हो। मुझे भी उसकी जरा परवाह नहीं थी। मैं बाहर सेहन में बिछी चारपाई पर लेट गई और आसमान को देखने लगी। तभी वो कहने लगा, अब अंदर आ जाओ कि सेहन में ही सोने का इरादा है। मैं भरी लहजे में कहने लगी, तुम जाओ अंदर, मेरा जब दिल चाहेगा मैं आ जाऊंगी। अचानक ही वो मुझे जबरदस्ती बाजू से पकड़कर धकेलने लगा। मैंने उसे इतनी जोर का धक्का दिया कि वो जमीन पर जा गिरा। तभी मैं लाल अंगारा आंखों से उसे देखते हुए कहने लगी, खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाया, अगर आइंदा कभी मुझे हाथ लगाया तो मैं जो तुम्हें इतना ही मारूंगी। वो मेरी आवाज़ और लहजा सुनकर हैरान रह गया। अब बिल्कुल खामोश हुआ और चुपचाप कमरे में चला गया, जबकि मैं खामोशी से चारपाई पर लेटी रही। मुझे अपना आप बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आधी रात हुई तो मैं अंदर कमरे में आ गई, लेकिन हैरान रह गई। दिलावर अभी तक जाग रहा था। फिर वो गुस्से से कहने लगा, तुम जो इतना नाटक कर रही हो मैं सब जानता हूँ। तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो। मैं जल्दी तुम्हें तलाक दे दूंगा। उसके तलाक के लफ्ज़ पर मैंने पलट कर देखा और अचानक उसकी गर्दन पर हाथ रख दिए। मुझे तलाक दोगे? मुझे क्या सोच कर मुझे छोड़ोगे? तुम इतने महीनों से मेरे साथ रह रहे हो, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, मेरे माँ बाप के साथ खिलवाड़ किया। तुम एक नफसियाती इंसान हो। अगर तुमने मुझे तलाक दी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं अपने आप में न रही थी। वो अपना बचाव करने की कोशिश करता मेरे सामने हाथ जोड़ रहा था कि मैं तो ये बात मजाक में कर रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं कभी भी तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। लेकिन मुझ पर तो जैसे कोई भूत सवार हो गया था। मैं आज उससे जैसे सारे बदले ले लेना चाहती थी। इस कदर सांस बोझल हुआ कि उसकी गर्दन छोड़ते ही मैं लहरा कर जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। मुझे कुछ होश नहीं रहा। मैंने उसके साथ क्या सलूक किया है। जब होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर पड़ी थी।
मैंने वही लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था। मैं अपने आप को देखकर खुद हैरान रह गई थी कि मैंने ये शादी का जोड़ा क्यों पहन रखा है। ये तो मेरे निकाह का जोड़ा था जो मैंने संभाल कर रखा हुआ था। जबकि दिलावर मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। उठ जाओ, नाश्ता कर लो, आज तुम्हारी वजह से मैंने छुट्टी की है। मैं अपनी भारी होते सर के साथ उठकर बैठी थी। मुझे शदीद बुखार हो रहा था। मैं चुपचाप नाश्ता कर रही थी। एक बार फिर से पहले वाली मलीहा बन गई, डरपोक और कमज़ोर। तभी वो जान गया कि मैं अब अपने आप में आ गई हूँ। जो कुछ कल मेरे साथ हुआ था वो मैं नहीं बल्कि कोई और था जो मेरे साथ ये सब कर रहा था। कभी वो गुस्से से कहने लगा कि कल जो तुमने इतना नाटक किया है किस वजह से मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। याद रखना, मैं किसी से डरने वाला नहीं। तुम्हारी सारी हरकतों पर मेरी नज़र है। क्या मोहल्ले पड़ोस की औरतें इस घर में आती हैं? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और रोते हुए कहने लगी, मैं खुद भी नहीं जानती कि कल मैंने क्या किया है। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। वो समझ गया कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। उसने मेरी आंखों को देखा जो किसी अंगारे की तरह लाल हो रही थी। अब वो खामोश हो गया, लेकिन न जाने दिल ही दिल में क्या सोच रहा था। लेकिन आज वो घर पर ही था, इसीलिए अपनी अलमारी की सफाई करने लगा। अपने ज़रूरी कागज़ निकालकर उसने बेड पर रखे। मैं भी चुपचाप बेड पर लेटी थी। हिम्मत ही नहीं थी कि घर का कोई काम करती। जब अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। दिलावर ने जाकर दरवाज़ा खोला था। हाथ में मिठाई की प्लेट लेकर जैसे ही अंदर आया तो मेरी नज़र उस मिठाई पर पड़ी। जैसे मेरे जिस्म में एक नई जान आ गई। मैं झटके से उठ खड़ी हुई और मैंने फ़ौरन ही दिलावर के हाथ से वो मिठाई की प्लेट छीन ली। चंद मिनटों में ही सारी मिठाई ख़त्म कर दी। मैं ऐसे खा रही थी जैसे कई दिनों की भूखी हूँ। वो हैरत से मेरी हालत को देख रहा था। ये क्या हरकत कर रही हो? और ये मिठाई कौन देकर गया है? एक छोटा सा बच्चा आया था। क्या मेरी गैर मौजूदगी में लोग तुम्हें खाने पीने की चीज़ें देकर जाते हैं? वो शक भरी निगाहों से मुझे देख रहा था। मैं लापरवाही से कहने लगी, मैं नहीं जानती कि कौन आता है कौन नहीं। हाँ, बस मुझे ये मिठाई रोज़ाना चाहिए। एकदम सही मेरे जिस्म में जैसे तवानाई आ गई थी। मैं वो कमज़ोर मलीहा नहीं रही थी बल्कि मैं एक ताकतवर लड़की बन चुकी थी। तभी झटके से उठी और पूरे घर का काम करने लगी। कुछ देर पहले तक मैं जो बीमारों की तरह बिस्तर पर बैठी थी अब एकदम से सारे घर का काम निपटाने लगी। पहले किचन की सफाई की, फिर पूरा घर साफ किया और आखिर में अपनी अलमारी में जाकर नीले रंग का सबसे खूबसूरत जोड़ा पहनकर तैयार हो गई। लंबे बाल पुष्प पर बखेरे और अपने आप को आईने में देखने लगी। दिलावर मेरी सारी हरकतें नोट कर रहा था। वो हैरान था कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि मैं क्या करती फिर रही हूँ। तभी मैंने अपना खूब गहरा मेकअप किया और सहन में आकर लेट गई। जब तक शाम का अंधेरा चारों तरफ फैल गया था, मैं मुस्कुरा रही थी, गुनगुना रही थी। अपना आप बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन दिलावर की आंखों में मेरे लिए खौफ था। फिर मैं एक झटके से उठी और सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर छत पर जाने लगी। पीछे से दिलावर की भारी आवाज़ सुनाई दी, खबरदार जो तुम ऐसी हालत में छत पर गई। मैंने जैसे ही पलटकर लाल आंखों से उसे देखा तो वो एकदम से खामोश हो गया। फिर मैंने उसकी एक ना सुनी और ऊपर छत पर चली आई। मैं अपना आप बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी, जैसे बिल्कुल आज़ाद हो गई हूँ। फिर दीवार से झांक कर इधर उधर देखने लगी। मैंने देखा कि बराबर वाला घर बिल्कुल खाली पड़ा था, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र उस घर के सहन पर पड़ी तो सामने सफ़ेद लिबास में मलबूस कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो बहुत खूबसूरत था, इतना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं देखा। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझे ही देख रहा था, बहुत मेहरबान नज़रों से। मैं ऐसी मेहरबान नज़रें दिलावर की आंखों में भी महसूस करना चाहती थी, लेकिन वो तो हमेशा ही मुझे नफ़रत और गुस्से से देखता था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं भागकर उस सफ़ेद लिबास वाले नौजवान के पास चली जाऊं, लेकिन यहाँ से तो कोई रास्ता भी नहीं था। मैं मुस्कुराकर उसे देखती रही, वो भी वहीं पर खड़ा रहा। यहाँ क्या कर रही हो तुम? अचानक ही मुझे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी तो मैंने पलट कर देखा। दिलावर मेरे पीछे ही खड़ा था। मैं एकदम से सहम सी गई। अपने आप को देखा तो हैरान रह गई। ये मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे लग रहा था जैसे अभी दिलावर मुझे मारना शुरू कर देगा। तभी मैं घबराकर कहने लगी, वो मैं छत पर आई थी हवा लेने के लिए। इससे पहले कि वो कुछ और कहता मैं तेज़ी से भागती हुई नीचे आई और जल्दी से अपना रगड़ रगड़ कर मुँह धोने लगी। फिर अपना लिबास तब्दील किया, वही पुराना लिबास पहन लिया। एक बार फिर से मैं वो पुरानी वाली मलीहा बन गई थी। मैं सब कुछ भूल गई थी कि मेरे साथ क्या हुआ है या मैंने क्या किया है।
लेकिन दिलावर उसी रात गुस्से से कहने लगा, तुम्हारी हरकतें मेरी समझ से बाहर हैं। मैं तुमसे अपनी जान छुड़वाना चाहता हूँ। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर भेजकर मैं जल्द ही तुम्हें तलाकनामा भिजवा दूंगा। अचानक ही मैं उसके कदमों में गिर गई और रोते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मुझे तलाक ना देना। तुम नहीं जानते कि बेटियों के माँ बाप किस दिल से अपने रुखसत करते हैं, उन्हें खुश रहने की दुआएं देते हैं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो वो जीते जी मर जाएंगे। उसने मेरा रोना गिड़गिड़ाना देखा तो हैरान रह गया। हालांकि कल मैंने उसके साथ जो सलूक किया था, इसके बाद तो वो मुझसे बुरी तरह डर गया था। अब उसके दिल में अजीब से खदशात पैदा हो रहे थे। तभी वो घर से बाहर चला गया, लेकिन जब वापस आया तो बिल्कुल खामोश था। मैं भी चुपचाप सर झुकाए बैठी थी। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था। हालांकि आज तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं था। फिर वो खुद ही बाहर गया और होटल से खाना लेकर आ गया। इतने दिन से मैं उसके साथ रह रही थी, आज पहली बार वो बाहर से खाना लेकर आया था। फिर वो कहने लगा कि जाओ खाना निकाल कर लाओ। मैंने उसके सामने खाना निकाल कर रख दिया। तभी उसने नर्म लहजे में मुझे कहा कि मैं भी खाना खा लूं। मैं हैरान रह गई उसके नर्म लहजे पर। मैं इसी बात का तो इंतज़ार कर रही थी कि वो कब मेरे साथ अपना रवैया तब्दील करे। फिर वो खाना खाते हुए कहने लगा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इस बराबर वाले घर की वजह से है। मैं एक झटके से सर उठाकर उसे देखने लगी। हैरान रह गई थी उसकी बात पर। फिर लापरवाही से कहने लगी, मेरे साथ क्या हुआ है? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। क्या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं कि तुम क्या करती फिर रही हो? मैं बेबसी से कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे न जाने क्या हो जाता है। अचानक ही मेरे दिल में ख्वाहिश जागती है कि मैं ढेर सारी मिठाई खाऊं और इस मिठाई को खाने के बाद मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मैंने उसे हकीकत बता दी थी। अब वो खामोशी से मुझे देख रहा था। फिर कहने लगा, मुझे बराबर में रहने वाले पड़ोसी ने बताया है कि हमारे घर के साथ वाला जो मकान है वो आसेब ज़दा है, वहाँ पर जिन्नात का कब्जा है। अगर मैंने तुम्हें छत पर जाते हुए देखा है, कहीं आसेब का असर तो नहीं हो गया तुम पर? क्योंकि तुम जिस तरीके से बनाव सिंगार करती हो, कपड़े पहनती हो, ये सब गैर मामूली बात है। हालांकि तुम तो एक दिल को सादी सी लड़की हो। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थी। तभी मुझे चक्कर से आने लगे और इस घर में खड़ा हुआ वजूद जिसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, वो मुझे कैसे देख रहा था। मुझे बहुत कुछ याद आने लगा। उस बच्चे का मिठाई लाना और उसे खाकर मेरी अजीब व गरीब हरकतें करना। मेरे दिल में अजीब सा खौफ पैदा हुआ। मैं घबराकर दिलावर से कहने लगी, अब तो आपका यकीन हो गया है कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। ये सब कुछ जो भी हो रहा है सब उसी की वजह से है। मुझे खुद भी डर लगता है। ऐसे लगता है कि रात को कोई हम दोनों के दरमियान मौजूद है। खुदा के लिए दिलावर, आप मुझसे अपना रवैया ठीक कर लें, वरना शायद वो हमारे दरमियान आ जाएगा। वो जानता है कि हम दोनों मियाँ बीवी के ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। मेरी बात सुनकर दिलावर चौंक गया था और फिर कहने लगा, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी कई बार इस घर में उसकी मौजूदगी महसूस की है, लेकिन ये और बात है कि मैंने तुम्हें इस बारे में कभी नहीं बताया। लेकिन अब यकीन है कि कुछ न कुछ ज़रूर है जो तुम्हें इस बात पर मजबूर करता है कि तुम उसके लिए हार सिंगार करो। लेकिन सारी गलती मेरी है। मैंने जो भी तुम पर जुल्म और ज्यादती की है उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उसे मेरा एहसास हो गया था। भला इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए था? मुझे अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। लेकिन अगली रात उससे भी भयानक थी, जब दिलावर ने मुझसे माफ़ी मांगकर अपना रवैया मुझसे ठीक कर लिया। मैं बहुत खुश थी, लेकिन उस रात अचानक ही फिर से मिठाई खाने की तलब मेरे दिल में उठी। मैं पागलों की तरह सहन में आई। दिल चाह रहा था कि वो मिठाई मेरे सामने आ जाए, जिसे खाने की मुझे आदत हो गई थी। तभी सीढ़ियों पर बैठा एक वजूद मुझे नजर आया, लंबा चौड़ा सफ़ेद लिबास पहने। वो अपनी सफ़ेद आंखों से मुझे घूर रहा था। मैं उसकी तरफ जाने लगी, लेकिन वो मिठाई लेकर ऊपर छत पर चला गया। अब मिठाई की खातिर ऊपर जाना मेरी मजबूरी थी, इसीलिए मैंने एक पल का भी इंतज़ार न किया और उसके पीछे पहुंच गई। तभी वो सामने ही नीचे ज़मीन पर बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसके सामने मिठाई का एक थाल रखा था। मैं जैसे ही मिठाई उठाने लगी, अचानक ही उसने मुझे रोक दिया। तेज़ गुस्से वाली नज़रों से मुझे देखते हुए कहने लगा, पहले वादा करो कि तुम सिर्फ मेरी रहोगी। अगर अपने शौहर के साथ तुम्हारा रवैया ठीक हुआ तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। याद रखना, अगर तुम अपने शौहर के साथ अच्छी रहोगी तो मैं तुम्हारे साथ बुरा रहूँगा। और ये मिठाई जिसके खाने की तलब अब तुम्हारे दिल में जागती है, मैं तुम्हें इससे महरूम कर दूंगा। मैंने उससे वादा कर लिया था कि वो जो चाहता है
मैं वैसा ही करूँगी, बस वो किसी तरह मुझे ये मिठाई दे दे। उसने पूरा थाल मेरे सामने रख दिया और मैं पागलों की तरह वो मिठाई खाने लगी। दूसरे दिन वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जब दिलावर फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो रहा था, वो समझ रहा था कि हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन मैं उसे इससे भरे लहजे में कहने लगी कि मुझे मेरे माँ बाप के घर जाना है। वो हैरान रह गया, कहने लगा, ये क्या कह रही हो? जब मैंने अपने रवैये की तुमसे माफ़ी मांग ली है तो तुम वहाँ जाना क्यों चाह रही हो? देखो, तुम ऐसी बातें ना करो। मैं मुझसे कहने लगी, लेकिन तुमने जो मेरे साथ सलूक किया है, मुझे मारा पीटा है, उसका हिसाब कौन देगा? मुझे मेरे माँ बाप के घर जाना है, बस तुम मुझे तलाक दो। पहले वो मुझे तलाक देना चाहता था, लेकिन अब मैं अपने मुंह से उससे तलाक मांग कर अलग होना चाहती थी। मैं अपने शौहर से अजीब सी बेजारी महसूस कर रही थी। पहले उसका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था, लेकिन अब वो ठीक हो चुके थे। लेकिन फिर भी मैं उन्हें कहने लगी कि मुझे माँ बाप के घर जाना है और तुम मुझे छोड़ दो। वो हैरान था कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, लेकिन अचानक कि उनके जहन में झमाका हुआ। फिर वो कहने लगे, अच्छा ठीक है, तो 1-2 दिन इंतज़ार करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ आऊँगा। ये कहकर वो काम पर चले गए। पीछे मैं बेचैनी से पूरा दिन घर के चक्कर लगा रही थी। मुझे अजीब सी उकताहट सी हो रही थी। दिल चाह रहा था कि भाग कर बार बार ऊपर चली जाऊं। फिर मेरा बस न चला तो मैं ऊपर छत पर चली गई। झांक झांक कर उसी घर में देखने लगी जहां पर मुझे वो सफ़ेद लिबास वाला नौजवान नजर आया था, लेकिन अब उसका नामो निशान भी नहीं था। फिर मुझसे सब्र ना हुआ। मैं छुप के उस घर के अंदर कूद गई, लेकिन जैसे ही उस घर के अंदर आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। पूरा घर खाली पड़ा था, सारे दरवाजे घर के बंद पड़े थे और घर के सहन में इस कदर कचरा था, ऐसे लगता था कि पिछले 20 सालों से ये घर बिल्कुल गैर आबाद है। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। जैसे ही मुझे सच्चाई का इल्म हुआ, अचानक ही मेरे जहन में जैसे जोरदार झटका लगा। अब मैं वापस अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन ऊपर छत पर जाना इतना आसान नहीं था। ऊपर से मुझे ये भी खौफ था कि कहीं लोग मुझे देख ना लें कि मैं इस घर में खुद ही कूद गई हूँ। मेरे और मेरे शौहर की बदनामी हो जाएगी। ये मैंने क्या किया? अब मैं अपना सर पकड़े रो रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी तरह यहाँ से छुप जाऊँ। तो फिर मैंने मरकज़ी दरवाजे को देखा। शायद वो खुला पड़ा था, लेकिन इस पर बाहर से ताला लगा था। फिर मैंने पागलों की तरह उस दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं इस खाली घर में कैद होकर रह गई थी। बाहर से किसी ने ताला तोड़ा और जैसे ही इस घर का दरवाज़ा खुला तो उसने मुझे यहाँ देखकर हैरानी का इजहार किया। वो एक आदमी था। कहने लगा, कौन हो तुम? ऐसे लगता है कि तुम दिलावर की बीवी हो, क्योंकि अक्सर मैंने तुम्हें उसके साथ दरवाजे तक आते देखा है। तो मैं कहने लगी, खुदा के लिए मुझे मेरे घर जाना है, मैं गलती से इस घर में आ गई थी। तो वो ये सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, तुम्हारी गलती नहीं है, इस घर में जो भी रहता है वो इस घर की तरफ मुतवज्जे हो ही जाता है, लेकिन तुम अपने शौहर के आने से पहले पहले अपने घर वापस चली जाओ। वो मुझे मेरे घर छोड़ गया था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। शुक्र था कि दिलावर को कुछ भी मालूम नहीं हुआ था, लेकिन वो वजूद जो मुझे उस दिन दिखाई दिया था वो किसका था अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही दिलावर शाम को घर आया, उसके साथ एक मौलवी को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं हैरान थी कि ये मौलवी कौन है जो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था, जबकि मैं सर झुकाए खड़ी थी। फिर वो दिलावर से कहने लगा, क्या यही है तुम्हारी बीवी? ये शक्ल से ही नज़र आ रही है कि एक आसेब ज़दा लड़की बन चुकी है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मौलवी साहब आते ही दिलावर से मेरे बारे में ऐसी बात कहेंगे। फिर मेरा शौहर मौलवी साहब से कहने लगा, मैं मानता हूँ कि सारी गलती मेरी है। शुरू में मेरा रवैया इसके साथ ठीक नहीं था, इसी वजह से वो जिन इस पर हावी हो गया, लेकिन अब तो मेरा रवैया अपनी बीवी के साथ बिल्कुल ठीक है। आप किसी तरह पता लगाने की कोशिश करें कि आखिर वो इसके साथ क्या कर रहा है। जैसे ही दिलावर ने उन्हें सारी बात बताई, मैं खामोशी से बैठी उनकी बातें सुनती रही, लेकिन मौलवी साहब के चेहरे पर गहरी सोच की परछाई थी, जैसे वो कुछ बात जानना चाहते हों। फिर वो मुझे देखते हुए कहने लगे, हाँ, इस लड़की की हालत बता रही है कि जिनजात ने इसे अपना अमल किया हुआ है, कोई चीज़ खिलाई है जिसकी वजह से इसकी हालत ऐसी हो गई है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। अचानक ही मेरे जहन में झमाका हुआ। मुझे याद आया कि वो बच्चा जो मिठाई लेकर आया था, उसके खाने के बाद ही मेरी हालत ऐसी हुई थी। मैं मौलवी साहब को ये सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन
मेरी हिम्मत ही ना हुई। दिलावर मौलवी साहब से कहने लगा, अभी हमारी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए। मैं गलती पर था क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ कर चुका हूँ, लेकिन ये लड़की बहुत मासूम है। मैं नहीं चाहता कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो, वो भी मेरी वजह से। मौलवी साहब कहने लगे, तुमने इसके साथ बहुत जुल्म किया, ज़्यादती की है। तभी एक दूसरी मखलूक को इस पर हावी होने का मौका मिल गया। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं उस जिनजात से इस लड़की की जान छुड़वा कर रहूँगा। फिर मौलवी साहब कहने लगे कि आने वाली जुमेरात को तुम इसे मेरे पास लेकर आना। अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस घर पर भी इसका असर है। ये कहकर वो चले गए, जबकि मैं खौफजदा नजरों से दिलावर को देख रही थी। अगर उसे पता चल जाता कि आज मैं दीवार कूद कर उस घर में गई थी तो शायद ये मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता। मैं डर रही थी, लेकिन दिलावर कहने लगा, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से ही खाना ले आया करूँगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। उसका रवैया मेरे साथ इतना बदल जाएगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर रात को वो अफसोस भरे लहजे में कहने लगा, सारी गलती मेरी है, तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छी थी। मुझे इतनी अच्छी बीवी मिल गई, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारी कदर नहीं की। दरअसल मैं हर औरत को शक की नज़र से देखता था। इसकी वजह यह थी कि जब मेरी मंगनी बचपन में ही मामू की बेटी से हो गई थी, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे। मैं ठहरा इंटर पास लड़का, उसके ख्वाब ऊंचे थे। जब मैं उससे कुछ भी न दे सका, क़यामत तो जब टूटी जब उसने यूनिवर्सिटी में किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली, कोर्ट मैरिज, और वो उस लड़के के साथ भाग गई। पूरे ख़ानदान में मेरी बदनामी हो गई, क्योंकि वो मेरी मंगेतर थी। लेकिन दूसरी तरफ फिर मेरी बहन ने भी ऐसा ही किया, वो भी घर से भाग गई। मोहल्ले के लड़के से उसने दोस्ती की और फिर उसी के साथ शादी कर ली। उन दोनों औरतों ने मिलकर मेरा एतबार तोड़ दिया। अब मैं हर औरत पर शक करने लगा। मुझे शादी के नाम से भी नफरत थी, लेकिन फिर जब मेरी नौकरी दूसरे शहर में लग गई तो मुझे हर चीज़ की परेशानी होने लगी। तब माँ बाप ने फैसला किया कि मेरी शादी कर दी जाए। मैंने तुम्हें देखा तो हैरान रह गया। तुम बहुत कम उम्र और मासूम थी। मुझे हैरत भी हुई थी कि कोई मुझ जैसे 30 साल नौजवान को अपनी इतनी प्यारी लड़की कैसे दे सकता है। लेकिन फिर पता चला कि तुम्हारे ख़ानदान की कोई मजबूरी थी। मुझे तुम पर शक था। मैं समझता था कि शायद तुम किसी दूसरे इंसान को पसंद करती हो, इसीलिए इस मजबूरी में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी मुझसे की है। इसीलिए मैं तुम पर नज़र रखता था और तुम पर जुल्म और ज़्यादती करता, मारपीट का निशाना बनाता। हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। दिलावर ने अचानक मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने भी उसे माफ़ कर दिया था। फिर दूसरे ही दिन वो मुझे लेकर मौलवी साहब के पास चला गया। मौलवी साहब ने मेरा हिसाब किया, फिर कहने लगे, जो तुम्हारे बराबर वाला घर है मैंने उसके बारे में मालूम करवाया है। वो घर आसेब ज़दा है। उसमें रहने वाला जनजात ऐसे ही नौजवान औरतों को परेशान करता है। दरअसल इससे पहले भी जो भी इस किराए के घर में रहता था, उस घर की औरतें उसके ज़ेर असर आ जाती थीं। वो सबसे पहले अपना हरबा आजमाता है। उसने तुम्हारी बीवी को एक मिठाई खिलाई, जिस पर अपना अमल किया, और इसके बाद तुम्हारी बीवी उसके अंदाज में सोचती थी। वो तुमसे दूर होना चाहती थी, जबकि वो चाहता था कि वो इसी के लिए सिंगार करे, इसके लिए तैयार हो। वो जो कुछ भी कर रहा था तुम्हारी बीवी के साथ, उसमें तुम्हारी बीवी का कोई कसूर नहीं था। कसूरवार तो वही जनजात है। तुम्हारी बीवी के दिल में जो बार बार मिठाई खाने की ख्वाहिश आती है, वो इसी वजह से थी क्योंकि वो बार बार इस पर अमल कर रहा था। जब भी उसके दिल में तुम्हारा ख्याल आता, वो अमल करके उसे मिठाई खाने पर मजबूर करता और किसी न किसी के हाथ वो मिठाई भिजवा देता। यही वजह थी कि जिसके दिल में इसकी ख्वाहिश शिद्दत से जाग रही थी, शायद ये उसे मिलने भी गई थी, लेकिन तब तक तुम मुझसे अमल करवा चुके थे, इसलिए वो उसके सामने से गायब हो गया। फिर मेरा शौहर परेशानी से मौलवी साहब से कहने लगा, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस तरह से भी अपनी बीवी की जान उस जिनजात से छुड़वाना चाहता हूँ। वो दोबारा कभी इसके सामने ना आए। दरअसल मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। मैं बहुत गलत था। मुझे मालूम हो गया है कि ये एक वफादार बीवी है। मैं कभी भी इस पर शक नहीं करूँगा। मौलवी साहब कहने लगे, जल्द से जल्द वो घर खाली कर दो, फिर इसके बाद वो हमेशा के लिए इसका पीछा छोड़ देगा, क्योंकि इस जिनजात का वो ठिकाना बहुत पुराना है। इसीलिए वो कभी भी उस ठिकाने को नहीं छोड़ेगा। अलबत्ता तुम अपना ठिकाना तब्दील कर लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में आसानी हो जाएगी। तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये जो इतना डरी रहती है, इसका सारा डर और खौफ दूर हो जाएगा।
میری بات مان کر تم مکان تبدیل کر کے دیکھو۔ مولوی صاحب نے مجھے اور میرے شوہر کو اچھے سے سمجھا دیا تھا۔ اب مجھے اس گھر میں آتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ یہ بات جان کر کے اس آسیب کا اثر اس گھر پر بھی ہے۔ میں اپنے شوہر سے کہنے لگی، بس آپ جلد سے جلد یہ گھر تبدیل کریں، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو میرا شوہر کہنے لگا، 1-2 دن میں گھر دیکھ لوں گا، ہم جلدی اس گھر کو خالی کر دیں گے۔ اب اس رات سوتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے سامنے کوئی کھڑا ہو کر مجھے گھور رہا ہے۔ لیکن میں نے فوراً اپنے شوہر کو نیند سے بیدار کر دیا۔ میں اسے کہنے لگی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، کچھ نہیں ہے، مولوی صاحب نے تم پر عمل کیا ہے جس کی وجہ سے وہ تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر میں سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اچانک ہی مجھے اپنے کانوں میں آواز سنائی دی، ملیحہ یہ دیکھو، میں یہاں ہوں تمہارے پاس، تم مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ میں حیران تھی کہ یہ آواز کس کی ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ آواز میرے شوہر کی ہے۔ جیسے ہی میں اٹھ کر بیٹھی، میرا شوہر تو گہری نیند میں تھا، جبکہ سامنے وہی کھڑا تھا، سفید لباس پہنے، سفید آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے۔ اپنے سامنے دیکھ کر میں چیخ مار کر اپنے شوہر کو اٹھانا چاہتی تھی، لیکن میری ہمت ہی نہ ہوئی، خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ تبھی اچانک اس نے ہاتھ بڑھا کر مجھے کچھ دیا اور کہنے لگا، لو جلدی سے ہی مٹھائی کھا لو، دیکھو یہ مٹھائی کھاؤ گی تو تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ مجھے مٹھائی کھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں غم تھا، شاید وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں اس کے غم کو اپنے دل پر محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے مجھ پر کیا سحر طاری ہوا۔ جیسے ہی میں وہ مٹھائی کھانے لگی، اچانک میرے شوہر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جھٹکے سے میرے ہاتھ سے وہ مٹھائی لے کر پھینکی اور لمحے بھر میں وہ جن ذات میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی گود میں پڑی اس مٹھائی کو دیکھ رہی تھی، جس میں سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا، یہ تو بہت پریشانی والی بات ہے، اگر تم یہ مٹھائی کھا لیتی تو پھر سے تمہارے ساتھ وہی سب کچھ ہوتا اور مولوی صاحب کے کیے ہوئے عمل کا اثر ختم ہو جاتا۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا، ابھی تو فی الحال ہم اپنے گھر واپس چلتے ہیں، جب گھر کا بندوبست ہو جائے گا پھر ہم دوبارہ اس شہر میں آئیں گے۔ میرے شوہر نے یہ گھر اسی وقت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دن ہم سامان پیک کر رہے تھے جب پڑوس میں رہنے والی ایک عورت چلی آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، لو سینکڑوں کرایہ دار اس گھر میں رہنے کے لیے آئے، لیکن کوئی بھی اس میں بس نہ سکا۔ جس گھر میں بھی جوان لڑکی ہوتی ہے وہ جنات اسے یوں ہی تنگ کرتے ہیں، ایسے ہی اس نے تمہاری بیوی کو تنگ کیا۔ میرا شوہر یہ سن کر چونک گیا۔ پھر وہ پڑوسن کہنے لگی، اس سے پہلے بھی لوگ اس گھر میں رہنے کے لیے آتے، لیکن وہ کسی نہ کسی لڑکی پر عاشق ہو جاتا۔ کہتے ہیں وہ ایک مٹھائی دے کر جاتا ہے جس کی وجہ سے لڑکی پر عاشق ہو جاتی ہے۔ کئی لڑکیاں تو بھاگ بھاگ کر اس گھر میں چلی جاتی تھیں، پھر گھر والے اسے پکڑ پکڑ کر لاتے تھے۔ شکر کرو کہ تمہاری بیوی کے اوپر اس چیز کا اثر نہیں ہوا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ اثر تو ہو گیا تھا، تبھی تو اس دن میں اس گھر میں پہنچ گئی تھی، لیکن وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا جو ہر روز مجھے دکھائی دیتا۔ شکر تھا کہ اس آدمی نے دروازہ کھول دیا، ورنہ میں بھی پورے محلے میں بدنام ہو جاتی کہ میں اس خالی گھر میں کیا کر رہی ہوں۔ یہ بات میرے شوہر کو بھی پتہ نہیں چلی تھی۔ پھر دلاور مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ پہلے اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اب وہ میری بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ میرے سسرال والے جو دلاور کی وجہ سے میرے ساتھ ٹھیک نہیں رہتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دلاور میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں تو وہ بھی میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگے۔ لیکن میرے شوہر نے مجھ پر ایک احسان کیا کہ میرے ساتھ ہونے والے واقعے کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کیا، ورنہ اس بارے میں سوچ کر ہی بہت خوفزدہ ہو جاتی تھی کہ اس گھر میں کیسے مجھے وہ جنزات دکھائی دیتا تھا جو اپنی مٹھائیاں دے کر عورتوں کو عاشق بناتا تھا۔ پھر جب دوسرا گھر کرائے پر لے لیا تو میں اپنے شوہر کے ساتھ اسی شہر میں رہنے لگ گئی، لیکن اب زندگی میرے لیے بہت آسان تھی۔ میں اپنے ماں باپ سے مل کر آئی۔ وہ پہلے ہی باجی کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں تو وہ یہ سن کر بہت اطمینان کا اظہار کرنے لگے۔ لیکن یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ ایک وقت میری شادی شدہ زندگی میں ایسا بھی آیا تھا کہ میرا شوہر مجھے طلاق دینے لگا تھا، لیکن اس جنسات کی وجہ سے میں بھی تو اس سے الگ ہونا چاہتی تھی۔ لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ پھر چند ماہ بعد مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ خبر سن کر دلاور بہت خوش ہوا تھا اور میری تو گویا
जिंदगी ही तब्दील हो गई थी।